नमस्कार, मैं नवीन कुमार यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिठाणा में कार्यरत हूँ। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार के एजुसेट टेलीकास्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के पाठ 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम नज़र डालते हैं। इस लेसन में जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो सबसे पहले है पिछड़ा वर्ग आयोग। वर्तमान में अब तक कितने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है और उनकी क्या क्या सिफारिशें थी ये भी पढ़ेंगे। साथ में अयोध्या विवाद, भारतीय राजनीति में अयोध्या विवाद क्या है, इसका क्या स्थान है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी क्या है और भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का क्या स्थान है उसके विषय में भी पढ़ेंगे। साथ में शाहबानो विवाद के विषय में पढ़ेंगे और ये सभी जो महत्वपूर्ण 4 विषय हैं इस व्याख्यान में चारों विषयों से संबंधित हम चर्चा करेंगे। और व्याख्यान का जो उद्देश्य रहे, वो जो क्षेत्र है वो है पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको मंडल आयोग भी कहते हैं, उसका इतिहास और पिछड़ा वर्ग आयोग का राजनीतिक उदय। साथ में अयोध्या विवाद और अयोध्या विवाद का इतिहास और भारतीय राजनीति पर अयोध्या विवाद का क्या प्रभाव पड़ा उससे भी संबंधित हम चर्चा करेंगे। साथ में बहुजन समाज पार्टी और उसके प्रभाव पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, साथ में शाहबानो विवाद और उसके ऊपर जो है उससे संबंधित तलाक पर अधिकार अधिनियम संरक्षण बिल 1986 पर भी हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के विषय में और थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के ऊपर, क्योंकि अब तक भारत में 2 पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसको काका कालेलकर आयोग कहते हैं, क्योंकि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे वे काका कालेलकर है। प्यारे बच्चों, ये काका कालेलकर की जो है फोटो है और इस प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई और क्या काम था उस पर हम नज़र डालते हैं। और सबसे पहले संविधान में पिछड़ा वर्ग आयोग की क्या व्यवस्था की गई है उससे संबंधित हम चर्चा करते हैं। तो संविधान के जो है अनुच्छेद 340 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर सकता है। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना की गई तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1953 यानी कि 29 जनवरी 1953 को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना की गई थी और इस आयोग को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए दिए गए थे, जिसमें ओबीसी से संबंधित कौन कौन सी जातियां हैं जो शैक्षिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ी हुई हैं उनका पता लगाना था। साथ में जब ये रिपोर्ट और सुझाव पर हम चर्चा करते हैं कि इस प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1955 को राष्ट्रपति के समक्ष पेश की थी और राष्ट्रपति ने 1956 में संसद में पेश की थी। अब हम बात करते हैं सुझाव का। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो सुझाव दिए गए थे उससे पहले लगभग 2399 जातियों का उन्होंने जो है अध्ययन किया था और ये पाया कि ये जातियां 2399 जो जातियां थी ये सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ी हुई थी और उनकी रिपोर्ट में जिक्र किया गया और साथ में कुछ ऐसे सुझाव दिए जिसके द्वारा जो है इन पिछड़ी जातियों का उद्धार किया जा सके, क्योंकि उसके बाद में जातियां बहुत अधिक थी, इसके लिए सरकार ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से भारतीय राजनीति में या पिछड़ा वर्ग के संबंधित प्रथम पिछड़ा वर्ग की कोई खास महत्वपूर्ण जो है भूमिका नहीं रही और ये फाइल लगभग यहीं ही समाप्त हो गई। उसके बाद में हम जिक्र करते हैं दूसरा
पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको मंडल आयोग कहते हैं। और मंडल आयोग क्या था, किस सरकार ने इसकी गठन किया और इसकी क्या जिम्मेवारी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थापना जो है 1 जनवरी 1979 को की गई थी। और जनता पार्टी उस समय सरकार, जनता पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। क्योंकि आपको पता है कि आपातकाल के बाद में जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में, और 1977 के बाद में उन्होंने जो लगभग 2 साल के कार्यकाल के बाद में 1979 को एक आयोग की गठन की गई थी, आयोग का गठन किया गया था, जिसको मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसके अध्यक्ष थे ये थे बीपी मंडल अर्थात बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। और अब बात करते हैं कि मंडल आयोग को क्या क्या जिम्मेवारी जनता पार्टी सरकार ने सौंपी गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण है, पहला जो काम उनको सौंपा गया कि पिछड़े वर्ग की पहचान की कसौटी तय करना। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग में लगभग 2400 ऐसी जातियां थी जिनका अध्ययन किया गया था, और उनका जो आधार माना गया था, इस पर भी लंबी चर्चा हुई कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो जातियां शामिल की जाएंगी उनका आधार क्या हो, उस पर उन्होंने ये तय करना था। साथ में दूसरा महत्वपूर्ण काम था कि पिछड़े वर्ग की पहचान करना कि देश में कौन कौन सी ऐसी जातियां हैं जो शैक्षिक और सामाजिक आधार पर पिछड़ी हुई हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण काम उनको सौंपा गया कि पिछड़े वर्ग की स्थिति के जो है उसमें सुधार के उपाय सुझाना। अर्थात 3 महत्वपूर्ण जो विषय रखे गए कि उनकी पहचान की कसौटी क्या हो, दूसरा कौन सी ऐसी जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ी हुई हैं, साथ में अगर वो पिछड़ी हैं तो ऐसे सरकार कौन से ऐसे कार्य करे जिनके द्वारा उन वर्गों का उद्धार हो। और ये महत्वपूर्ण काम उनको सौंपे गए। अब बात करते हैं मंडल आयोग की। तो मंडल आयोग ने इससे पहले जो रिपोर्ट पेश की वो 1980 में की, और उस समय तक जनता पार्टी बहुमत खो चुकी थी। और हालांकि ये जो सुझाव दिए गए उस पर हम थोड़ा सा विस्तार से अगर नज़र डालें तो पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा संबंधित सुविधाओं को लागू करना चाहिए, उनको एडमिशन में वित्तीय सहायता या उनको प्रवेश विभिन्न जो उच्च स्तर की जो शिक्षा संस्थान है उनमें आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उनका शैक्षिक पिछड़ापन दूर किया जा सके। दूसरा सुझाव दिया कि भाई ओबीसी के अंतर्गत जो भी जातियां शामिल की जाएंगी उनमें भूमिहीन किसान हैं, श्रमिक हैं या ग्रामीण कारीगर हैं, उनके प्रशिक्षण या उनको विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि अपना कौशल विकास वो कर सकें। अगला महत्वपूर्ण है कि एससी और एसटी हैं उनकी तरह ओबीसी को भी वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, चाहे वो शैक्षिक संस्थान में हो या सामाजिक उद्धार के समय हो। तो जो भी योजनाएं सरकार एससी और एसटी से संबंधित चला रही है वो ओबीसी को भी दी जानी चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण जो है सुझाव मंडल आयोग ने उस समय सरकार को दिए थे। और बात करते हैं मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना। तो मंडल आयोग की जो सिफारिशों को हालांकि 1980 में रिपोर्ट दे दी गई थी, लेकिन लगभग अगले 10 से 11 साल तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। आखिरकार जो है मंडल आयोग की जो रिपोर्ट को 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन जो है प्रधानमंत्री वीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने लागू किया। और ये तय किया गया कि जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को ये देखा गया। हालांकि मंडल आयोग ने जब अपना रिपोर्ट पेश की थी तो उनका मानना था कि देश में उस समय 52% जो है ओबीसी की जातियां हैं, और इसके लिए उन्होंने लगभग 3750 जातियों को ओबीसी में शामिल करने के लिए सुझाव दिया था। साथ ही उन्होंने माना कि ये लगभग इतनी जातियों की जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का 52% हिस्सा है। और उन्होंने आधार दिया कि मंडल आयोग ने आधार दिया कि जैसे देश में
SC को 15% आरक्षण की व्यवस्था है, ST को जो है 7.5% आरक्षण की जो व्यवस्था है उसी का आधार मानते हुए जो है OBC को भी 52% आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन इसमें एक समस्या थी, अगर इस सिद्धांत को माना जाता तो 52% प्लस में 22.5% आरक्षण 74.5% आरक्षण हो गया था। लेकिन संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि संविधान की धारा 15(4) और 16(4) के अनुसार कुल आरक्षण संविधान में 50% से जो है अधिक नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसा कानूनी जो है समस्या उत्पन्न हो गई। आखिरकार 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह ने यह तय किया गया कि OBC को केंद्रीय नौकरियों में 27% आरक्षण मिलेगा, क्योंकि SC और ST को इससे पहले 22.5% आरक्षण है। इस प्रकार कुल आरक्षण 49% हो गया। और ये संविधान के जो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) से भी जो है टकराव नहीं होता, इसलिए उन्होंने 27% केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो अब बात करते हैं विरोध और भारतीय राजनीति पर प्रभाव। और VP सिंह सरकार का OBC को 27% आरक्षण का देश भर में काफी विरोध भी हुआ। कुछ जानकार लोगों का मानना था कि इस प्रकार जो देश में प्रतिभाएं हैं उनके साथ में अन्याय होगा, आरक्षण का जो है बढ़ावा मिलेगा। तो काफी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। हालांकि इसके बाद जो है आने वाले समय में नरसिम्हा राव सरकार ने भी 10% जो है जनरल कास्ट को भी आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन समस्या फिर वही उत्पन्न हुई, और क्योंकि ये आरक्षण पहले ही 49.5% था, तो ये कुल जो आरक्षण था 59.5% तक चला गया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में यही मामला इंदिरा साहनी के रूप में गया था। बाद में इंदिरा साहनी के पक्ष में जो फैसला आया, उन्होंने माना कि VP सिंह सरकार द्वारा 27.5% आरक्षण तो सही है, लेकिन बाद में नरसिम्हा राव का जो 10% आरक्षण बाद में दिया गया था वो सही नहीं है, इसलिए जो है इसको निरस्त कर दिया गया। तो अब केंद्रीय नौकरियों में जो है OBC को केवल 27% आरक्षण प्रदान है। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं, और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है अयोध्या विवाद। आप सभी जानते हैं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, और भारतीयों के लिए उत्तर प्रदेश और उससे संबंधित जो क्षेत्र है काफी महत्वपूर्ण है, और इसकी शुरुआत हुई थी। प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे महत्वपूर्ण जो है विषय पर चर्चा करते हैं अयोध्या विवाद। और अयोध्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। थोड़ा सा इसके इतिहास पर हम नजर डालते हैं। अयोध्या विवाद के जब 1526 में बाबर भारत आया था, तो उस समय उसका मकसद यहाँ पर जो है मुगल वंश स्थापना करना था, और साथ में जो है उन्होंने उनके जो सेनापति थे मीर बाकी थे, और उनको ये जिम्मेवारी दी कि भारतीयों को क्षेत्र को जीतने के साथ साथ भारतीयों में दहशत फैलाने के मकसद से उनके जो पूजनीय स्थान हैं उनको भी तोड़ने की जिम्मेवारी मीर बाकी को दी गई। प्रिय विद्यार्थियों, ये मीर बाकी का फोटो है जो बाबर का सेनापति था। आखिरकार जो है 1528 में बाबर ने अयोध्या में जो है राम मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हालांकि उस समय हिंदुओं का मानना था कि यहाँ पर जो उनके प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है, एक भव्य मंदिर यहाँ इससे पहले बाबरी मस्जिद से पहले होता था। अब हम डिस्कस करते हैं कि फैजाबाद जिला न्यायालय का फैसला 1986। हालांकि मुगल काल के बाद में भी अदालत में ये फैसला चलता रहा और काफ़ी चर्चाएं अदालत में इस पे हुई। आखिरकार फैजाबाद
में जो है जिला न्यायालय ने 1986 में एक महत्वपूर्ण फैसला ये दिया कि जो जगह जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी है उसके द्वार को बंद किया हुआ था, उन द्वार को खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो बाबरी मस्जिद की जगह है वो हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिंदू उस जगह को काफ़ी पवित्र मानते हैं, इसलिए वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें। हालांकि इस फैसले का जो है भारत में काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। जितने भी समुदाय, हिंदू समुदाय के लोग थे वो भी लामबंद होने लग गए, और इसके अलावा जो है मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी लामबंद होने शुरू हो गए। तो ऐसी टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। हालांकि बहुत बड़ा विषय टकराव का नहीं रहा, लेकिन कुछ समय 2-3 साल निकलते इसी लामबंद के चक्कर में निकलते गए। और उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो घटना हुई उस पर हम चर्चा करते हैं। और घटना पर नज़र डालने से पहले हम बात करते हैं रथ यात्रा और कार सेवा पे। अर्थात उस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को, जो फैजाबाद जिला न्यायालय ने दिया था कि यहाँ पर जो है हिंदुओं की पवित्र स्थान है, इसको खोल देना चाहिए मस्जिद के द्वार को, तो इसको चुनावी मुद्दा बनाया। और उन्होंने गुजरात के सोमनाथ से लेकर के उत्तर प्रदेश तक एक रथ यात्रा की शुरुआत की और उसको कार सेवा का नाम दिया गया। उसके बाद बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है 6 दिसंबर 1992 की घटना। और इसी दिन जो है बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराया गया था। और उस समय के क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, और उस समय 6 दिसंबर 1992 के जो दिन बहुत सारे लोग जो थे और विभिन्न प्रकार के जो हिंदू समुदाय के लोग, संगठनों के जो लोग थे, वो बाबरी मस्जिद के सामने इकट्ठा हुए। और बहुत सारे लोगों ने कई ऐसे जो है जोशीले भाषण दिए जिससे लोगों का जो है जोश काफ़ी बढ़ गया। तो उस समय देखते ही देखते उन्होंने, जहां जो लोग इकट्ठा हो रहे थे वो उनका ये भी मानना था कि बाबरी मस्जिद जो है उनके पूर्वजों की हार और अपमान का प्रतीक है। और देखते ही देखते आप इस फोटो में देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो बाबरी मस्जिद है उसके गुंबद पर जो है ऊपर चढ़ गए थे, और बहुत सारे लोग उस समय इकट्ठा हुए थे। उन लोगों ने जो है उस 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, और पूरे देश में इसकी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। और यह उसके बाद इस घटना की प्रतिक्रिया पर हम चर्चा करते हैं। तो उस समय जो देश में काफ़ी कठिन प्रतिक्रिया हुई, और कठिन प्रतिक्रिया में सबसे अधिक तो ये हुआ कि देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे होने लगे, और देश के बहुत सारे राज्य इस सांप्रदायिकता के भेंट चढ़े। ज़्यादातर जो नुकसान हुआ वो महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के कई इलाकों में ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसका जो है लंबे समय तक राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान देखने को मिला था। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया था, और ये ऐतिहासिक फैसला 5 जज के पैनल ने दिया था, और जिसके अध्यक्ष रंजन गोगोई थे। उन्होंने सर्वसम्मति से एक फैसला दिया 9 नवंबर 2019 को कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उस बाबरी मस्जिद के जगह हिंदुओं के जो पवित्र स्थान है वो जगह उनको 5 एकड़ जगह राम मंदिर के लिए दे दी जाएगी। और जो जगह पर अगर वहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन जो है बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में ही दूसरी जगह पर उनको दे दी जाएगी। कहने का साधारण अर्थ यही है कि जहाँ पर पहले मंदिर था उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, उसी जगह पर 5 एकड़ ज़मीन जो है वो राम मंदिर के लिए दे दी गई थी, और बाबरी मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या में दूसरे जगह पर दे दी गई थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस न्यायालय का काफ़ी सम्मान किया था कि एक सद्भावनापूर्ण एक
निर्णय उन्होंने दिया था और इस कमेटी जो थी 5 जजों की, उन्होंने सर्वसम्मति से ये निर्णय दिया था। और थोड़ा सा हम इसके बाद की घटना पर जिक्र करें कि बाबरी मस्जिद जो कि 6 दिसंबर 1992 को घटी थी, इस घटना के उस समय आरोपी बनाए गए थे। तो इस घटना के लगभग जो है 49 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी भाजपा के एक प्रमुख नेता हैं और केंद्रीय स्तर पर भाजपा सरकारों में विभिन्न जो है पदों पर भी रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो उनके समेत जो है 49 आरोपी बनाए गए थे और साथ में जिसमें से 17 आरोपियों की तो मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि 30 सितंबर 2020 को सीबीआई के कोर्ट से ये फैसला आया कि जितने भी आरोपी वर्तमान समय में जीवित हैं उनको सभी को जो है बरी कर दिया गया था। और इसका कोर्ट ने आधार माना था कि जो घटना 6 दिसंबर 1992 की हुई थी, ये घटना कोई प्री प्लान घटना नहीं थी, बल्कि एक आकस्मिक घटना थी जिसके आधार पर जो है उनको बरी कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 9 नवंबर 2019 को प्रस्तावित राम मंदिर के लिए, तो एक फोटो प्रिय विद्यार्थियों आपको दिखाते हैं कि ऐसा मंदिर बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया है कि अयोध्या में आने वाले समय में आपको ऐसा मंदिर देखने को मिलेगा। हालांकि इस मंदिर के लिए जो शिलान्यास किया गया भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2020 को इस मंदिर का शिलान्यास किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी कहा जाता है। भारतीय राजनीति में बीएसपी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और बात करेंगे स्थापना और संस्थापक की, तो बहुजन समाज पार्टी को बीएसपी के नाम से भी जानते हैं। और स्थापना की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जो है 14 अप्रैल 1984 को की गई थी और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। उसी उपलक्ष्य में जो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति आप देख रहे हैं, काशीराम जी ने बीएसपी की बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। और अब बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष। तो ये फोटो प्रिय विद्यार्थियों आप देख रहे हैं, कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान की अध्यक्षा हैं और 2003 से लगातार जो है वर्तमान समय तक बीएसपी की अध्यक्षा हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। बीएसपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और भारतीय राजनीति में उसका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। बीएसपी को 1997 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था और वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी भी एक है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला 1997 में। हम बात करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन जो है विधानसभा में और लोकसभा में कैसा रहा, क्योंकि जो बीएसपी जो पार्टी है उसका बहुत ज़्यादा जो जनाधार है वो उत्तर प्रदेश में है। तो अब फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में ही विधानसभा का एनालिसिस कर रहे हैं थोड़ा सा। तो इस फोटो में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में बसपा का जो प्रदर्शन है वो किस प्रकार रहा है। तो पहली बार उन्होंने 1989 में पहली बार चुनाव लड़ा, उस समय केवल उनको 13 सीटें मिली थी। लेकिन उसके बाद जो है पार्टी का प्रदर्शन लगातार सुधरता रहा, वोट बैंक उनका बढ़ता रहा और 2000 में जो है उनको 98 सीटें उनको प्राप्त हुई थी। और इन 98 सीटों के जो है सहारे ही और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके वो सत्ता तक पहुंचे। हालांकि वो सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और उसके बाद में
1 या सवा साल तक ही वो सरकार चली, उसके बाद में सरकार गिर गई थी। हालांकि उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन 2007 में जो है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी काफ़ी जो है बहुमत के आधार पर, पूर्ण बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और आगामी जो है 5 साल तक उन्होंने शासन किया। अब बात करते हैं लोकसभा में प्रदर्शन का। तो लोकसभा के लिए उनका जो प्रदर्शन था वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही था कि अगर हम बात करें 16वीं लोकसभा में तो उनको केवल जो है एक भी सीट जो है प्राप्त नहीं हुई। वर्तमान की जो 17वीं लोकसभा है उसमें उनको 10 सीटें जरूर प्राप्त हुई हैं और इन्हीं के जो है बल पर वर्तमान में भी ये बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है। अब बात करते हैं बीएसपी की नीतियां। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि ये जो चुनावी चिन्ह है हाथी का निशान, ये बसपा का चुनावी चिन्ह है। और तो सबसे पहले है कि छुआछूत और जातिवाद का विरोध। बीएसपी का मानना है कि भारत में वयस्क मताधिकार है जो बिना किसी जाति, धर्म और भेदभाव या भाषा के आधार पर भेदभाव किए बिना दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा कि समाज में जो छुआछूत और जातिवाद है तो वो उसके खिलाफ काफ़ी जो है विरोध करते हैं। साथ में आरक्षण के पक्षधर हैं। उनका मानना है कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता है, इसलिए उनको आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बहुजन समाज की एकता पर बल। उनका मानना है कि अगर बहुजन समाज को अगर अपना उत्थान करना है तो उनको एक होने की जरूरत है। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनको एक होना जरूरी है उनके उत्थान के लिए। नेक्स्ट है कि पंचायतों को अधिक अधिकार का समर्थन। बीएसपी का मानना है कि अगर किसी गांव का या किसी क्षेत्र का विकास किया जाना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यही है कि उनकी पंचायतों को और अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि पंचायतें ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक काम करवा सकें। नेक्स्ट है चुनाव प्रणाली में सुधार के समर्थन। बीएसपी चुनाव प्रणाली में सुधार का समर्थन करते हैं। कई जगह से बूथ कैप्चरिंग या फेक वोटिंग होती है या कुछ ऐसे सामाजिक कार्य वोटिंग प्रणाली में वोटिंग वाले दिन होती हैं, तो उससे जो है भारतीय चुनाव प्रणाली में जो है निष्पक्ष चुनाव होते हैं उसमें काफ़ी फर्क आता है, इसलिए वे इसके सुधार की मांग करते हैं। साथ में उनका मानना है कि नौकरशाह को जो भी अधिकारी हैं, जिसमें एक पीएन से लेकर के एक आईएएस ऑफिसर तक जितने भी नौकरशाह में हैं, सबको जनता के प्रति जो है जवाबदेह होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक और विषय पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है शाहबानो। और शाहबानो विवाद भी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शाहबानो पर। प्रिय विद्यार्थी, ये फोटो आप देख रहे हैं, ये शाहबानो की है। और शाहबानो एक 62 वर्षीय महिला थी और जो कि अपने पति से तलाक ले चुकी थी। और जिस समय तलाक उन्होंने लिया तो उनकी आयु लगभग 55 साल थी और उन्होंने 1985 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। उन्होंने कहा कि भाई जैसे हिंदू औरतों को अपने पति के तलाक के बाद में जो गुजारा भत्ता दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम महिलाओं को भी वो गुजारा भत्ता उनको भी दिया जाना चाहिए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया और उन्होंने कहा कि ठीक जिस प्रकार देश में रहने वाले सभी नागरिक संविधान के और नियमों के आगे बिल्कुल समान है, तो उसी आधार पर मुस्लिम महिलाएं भी अपनी पति से गुजारा भत्ता लेने के हकदार हैं। और हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि 1973 में गठित था, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया। उनका मानना था कि उनके अपने जो नियम कानून मुस्लिम समुदाय के अनुसार है, उनके अनुसार केवल 40 दिन तक कोई मुस्लिम महिला अगर तलाक लेती है तो 40 दिन तक ही गुजारा भत्ता ले सकती है, इससे आगे का गुजारा भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। और हम बात करते हैं तलाक पर अधिकार संरक्षण बिल 1986। भारतीय
राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण है और लोगों का मानना है, कई जगह ऐसी चर्चाएं भी रही कि तुष्टीकरण की नीति के कारण 1986 में राजीव गांधी सरकार ने ये बिल पेश किया था। हालांकि इस बिल के पास हो जाने के बाद से जो है जितने भी तलाक से संबंधित अधिकार थे वो वापस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास चले गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बदल दिया गया और जीतती हुई जो है साबानो भी हार गई थी। हालांकि उस समय देश में सर्वोच्च न्यायालय की जो फैसला पलटा गया, इसमें काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी, जिसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने समान आचार संहिता का हवाला दे करके देश भर में विभिन्न कार्यक्रम चलाए गए थे। तो उस समय जो है बाद में ये जो तलाक पर अधिकार संरक्षण बिल है ये काफ़ी विवादास्पद बिल माना जाता है। हम बात करते हैं 3 तलाक की समाप्ति। हालांकि वर्तमान समय में 3 तलाक जो है वो समाप्त कर दिया गया है। इससे संबंधित 25 जुलाई 2018 को लोकसभा में और 30 जुलाई 2018 को राज्यसभा में पास करने के बाद 19 सितंबर 2018 को जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद में 3 तलाक को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम जो लोग थे अपनी पत्नी को 3 बार तलाक कहने से ही उनका तलाक मान लिया जाता था। तो अब जो तलाक है वो भारतीय जो है संविधान के नियमों के अनुसार होगा और बहुत सारी जो जागरूक महिलाएं हैं उन्होंने इस सरकार के इस कदम का फैसला किया। हालांकि कुछ ऐसे जो कट्टरवादी हैं उनका मानना है कि ये उनके पर्सनल जो धर्म में हस्तक्षेप माना गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज 4 महत्वपूर्ण विषयों पर आज हमने चर्चा की है, उनकी हम पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहले है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, और इसके लिए आपको पता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 1955 में राष्ट्रपति को सौंपी थी और 1956 में राष्ट्रपति ने संसद में पेश की थी। नेक्स्ट है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस पार्टी ने किया था, बताएं। शाबाश। जी हाँ, दूसरा पिछड़ा वर्ग का आयोग जो है जनता पार्टी ने किया था 1979 में। नेक्स्ट है बाबरी मस्जिद को कब ढहाया गया, 92 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जी हाँ 14 अप्रैल 1984 को हुई और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा कौन है, तो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती मायावती वर्तमान में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। और अंतिम पुनरावृत्ति के लिए आपके समक्ष प्रश्न है कि 1986 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ, 1986 में देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी थे। प्रिय विद्यार्थियों, अब गृह कार्य नोट करेंगे। पहला प्रश्न है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का विस्तार से वर्णन करना है। नेक्स्ट है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन करना है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नीतियों का वर्णन करना है। और साथ में अयोध्या विवाद क्या था और उसका वर्णन आपने करना है। और अंतिम प्रश्न है शाहबानो विवाद पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उस पर भी आपने विस्तार से चर्चा करना है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्नों को आप कॉपी में नोट करके अपने प्राध्यापकों से चेक करवाना है। तो आज इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।